नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत में संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों दोनों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम किम अस्ति। ये जो बालक शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा है। तो देखिए, आपके शब्द रूप है तो शब्द रूप या शब्द रूप से एक प्रश्न डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है रेट के एग्जाम में या अन्य सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पे बालक शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन पूछा है। तो देखिए, बालकाई है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो रही है, ठीक है। और जो बालकेन है ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। और बालकस्य में छठवीं विभक्ति है और बालकात में पंचमी विभक्ति है। दोस्तों, ये सारे जो है आपके बालक शब्द के ही है। तो देखिए, बालकेन है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और ऐसा ही प्रश्न रीट के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, जैसे शायद रामवेण या बालकेन ऐसा ही कुछ पूछा जा, है ना। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि नवीन वस्त्रम पदे विशेषण पदम किम। कि जो नवीन वस्त्र शब्द है, ये पद है, इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो विशेषण पद भी आपके सिलेबस में ही है ना। यानी कि सारा का सारा जो ये मॉडल पेपर है वो सिलेबस आधारित आपके बनाया गया है। तो देखिए, नवीन वस्त्रम में 2 शब्द है, ठीक है। एक तो देखिए, जैसे जो है वही करो आप। यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग वाला ढूंढो ना। यहाँ पे है तो नवीन और दूसरा है वस्त्रम है, नहीं कि वस्त्र ना। तो देखिए, नवीन है नहीं है और वस्त्र भी नहीं है, ये 2 तो हट जाएंगे। एक तो वस्त्रम है और एक कौन सा है? नवीन है। यानी कि इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण कौन सा है? विशेषण तो नवीन है, ठीक है। नवीन विशेषण है ना। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। जो नवीन है आपके वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जो वस्त्रम है ये क्या है? ये विशेष्य है, विशेषी, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 2 है, तो प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि अधोलिखितस्य शुद्धम वाक्यम अस्ति। कि नीचे लिखा हुआ जो वाक्य है उनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, हरि सागरात सुधाम मतनाति हरि सागरस्य सुधाम मतनाति हरि सागरम सुधाम मतनाति हरिणा सागरम सुधाम मच्यते। तो देखिए, अब सारे के सारे एक ही कह रहा है कि हरि सागर से सुधा को मथता है ना। हरि सागर से सुधा को मथता है, मथना ना क्रिया होती है, ठीक है। जैसे दही को मथते हैं वैसे ही। तो देखिए, इसमें देखिए एक नियम लगता है, वो जब आप नियम याद करोगे तो आपको ये प्रश्न इजी वे में हो जाएगा। कैसे? तो नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम कहता है कि आपके जो ये प्रश्न पूछा है कारक टॉपिक से, ठीक है, कारक या विभक्ति से प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है शुद्ध वाक्य उस हिसाब से कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य देखिए है, जो नियम है वो होता है दोस्तों एकथितम कर्म, ठीक है। यानी कि एकथितम कर्म होता है कि ए यानी नहीं, कथितम यानी कहना, उसमें कर्म होते हैं। यानी जिन शब्दों में हम नहीं कहे उनमें भी कर्म होता है। यानी उनको हम कर्म में नहीं बता सकते फिर भी उनमें क्या होता है? कर्म होता है। यानी वहाँ पे कर्म कौन सी है? द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ द्वितीय विभक्ति का ही प्रश्न पूछा है ना। तो एक कथितम कर्म की कुल मिला के आपको बता दूं मैं 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। 16 द्विकर्मक धातु, यानी जिनमें 2 कर्म आते हैं। और जो गौण कर्म है उसमें भी कर्म कारक होगा और जो प्रधान कर्म है उसमें भी कर्म कारक होगा। इसलिए अकथितम कर्म कहते हैं इसको। द्विकर्मक 16 धातुएं हैं, उनमें आ जाती है जैसे 16 में देखो दूह, याच, पच, प्रच, जी, ची, बास, सास, मथ, मुस, है ना। ये आदि धातुएं उसमें आ जाती है। तो देखिए कौन सा इसमें, देखिए हरि सागरात, ये सागरात में तो पंचमी हो जाएगी, हट जाएगा। सागृश्य में षष्ठी है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हरिणा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरि सागरम यहाँ द्वितीय विभक्ति है, सुधा में द्वितीय है, मतनाति क्रिया हो जाएगी और हरि यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, आपको पता है कि सूक्ति से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। तो सूक्ति ही पूरी, इस सूक्ति को पूरा करना है ना।
कि पयः पानम भुजंगानाम केवलम रिक्त स्थान वर्धनम। अब जिसको देखिए सुक्ति का यही है भाई नियम कि सुक्ति का ये जो भी सुक्ति पूछी जा रही है उसका अनुवाद आना चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद आप याद कर लो, आप सुक्ति का 1 नंबर है तैयार कर लोगे। ठीक है, तो देखिए पयः है, पयः का अर्थ होता है दूध। ठीक है, यानी दूध का पान। भुजंगों का, भुजंगा नाम यानी भुजंग सर्पों को, कहने का मतलब सर्पों को दूध पिलाना। पयः पान भुजंगा नाम, सर्पों को दूध पिलाना केवल है, क्या है, केवल बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, अधर्म बढ़ाना। तो यहाँ पे सांपों को दूध जो पिला के हम अधर्म बढ़ा रहे हैं, गलत चीज़ है। नी रव, नी यानी नहीं, रव यानी ध्वनि यानी बिना ध्वनि, मतलब शांत बढ़ाना है नहीं, और करुणा बढ़ानी है नहीं, बल्कि ये क्या है, ये विष बढ़ाना सही हो जाएगा, यानी कि जहर बढ़ाना है। कि सर्पों को दूध पिलाना केवल जहर ही तो बढ़ाना होता है ना। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न पूछा आपके प्रत्यय टॉपिक से। ठीक है, यही मोस्ट टॉपिक है, प्रत्यय संधि समास। हन तो धातु है और कत है क्या है, कत प्रत्यय है। तो पूछा हन प्लस कत से क्या बनेगा, हतः बनेगा, हंतः बनेगा, हक्तः बनेगा, हनवंत। तो देखिए हनवंत नहीं बनेगा, हकते भी मत करना। ठीक है, और हंते है लगता है तो वो भी मत करना। अब इसका एक नियम है, उस अनुसार कौन सा हो जाएगा, हतः हो जाएगा दोस्तों। कैसे, इसका नियम यह है कि जिन धातुओं के अंत में मैं हो या अंत में न हो, याद रखना। ये धातु है ना भाई, ये क्या है, धातु। ठीक है, और ये कत क्या है, ये कत तो प्रत्यय हो जाएगा। कि जिन धातुओं के अंत में मैं है या फिर क्या है, न है, जिन धातुओं के अंत में मैं है या न है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए आगे, कत प्रत्यय। कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कत प्रत्यय होना चाहिए। तो जो जिन धातु के अंत में मैं हलंत में है, न हलंत में है ना, तो यहाँ पर देखिए न हलंत में है, तो फिर होगा क्या, उस में या ने को हटा दो आप, उस में या ने का लोप कर दो, और कत में तो वैसे ही के का लोप होना है। ठीक है, के का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है दोस्तों। तो बनेगा क्या शब्द, अब देखिए इसी प्रकार मैं और आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे उदाहरण बन जाएगा गम प्लस कत है। ठीक है, तो मैं है अंत में, इस मैं का लोप कर दो, क्या बचा, ग, और इधर के का लोप बचाएगा, क्या बचा, त, यानी कि गत है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ का हत है बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके दोस्तों प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 संधि से प्रश्न उठाया दोस्तों कि प्रहरी प्लस ईव पदस्य संधि में वर्तते, कि जो प्रहरी धन ईव शब्द है, पद है, इसमें संधि कैसे होती है, प्रहरेव। तो देखिए प्रहरेव तो होता जब आता कि प्रहरी प्लस एव, है ना, प्रहरी प्लस एव आता, क्योंकि वहाँ पर ई प्लस ए जब आता है ना, तो क्या हो जाता, ई प्लस, सॉरी प्रहरेव नहीं होता वहाँ पे। देखिए प्रहरेव कब होता कि प्रहर प्लस ई होता, है ना, तो फिर ए और ई बन जाता ए, यानी कि गुण संधि। तो यहाँ पे तो ये ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ तो प्रहरी प्लस ई पूछा ने कि, है ना, प्रहर पूछा है, तो ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ बड़ी है मात्रा और यहाँ छोटी है, तो देखिए बड़ी ई और जो छोटी ई है ना, वो क्या बनेगी, बड़ी ही तो बनेगी। तो ये छोटी ये भी हट जाएगा और ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर 2 बन जाएगा, यानी कि परहरी। और संधि कौन सी हो जाएगी, अकह स्वर्ण है, दीर्घ है, यानी ए या आ में ए या आ आए तो दीर्घ आ हो जाता है। ई या ई में ई या ई आए, छोटे और मोटे दोनों, तो उसका भी बड़ा ही हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ऊ या ऊ में ऊ या ऊ हो तो उसका भी दीर्घ हो जाता है। ये कौन सी है, ये स्वर दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, कि जकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब देखिए समझिए प्रश्न को, जकारस्य यानी कि जकार का, जकार मतलब इस जय का, या जय वर्ण तो आता है ना, आपने पढ़ा होगा कैसे में। तो जकार का उच्चारण स्थानम भवति क्या है, नासिका है, नहीं नासिका नहीं, है ना। नासिका अनुनासिका हो तो वो उन 5 वर्णों के जो के से लेकर पे के अंत में आते हैं उनकी होती है, तो ये हट जाएगा विकल्प। कंठ है हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, इसमें के वर्ग आ जाता है। दंता में हो जाएगा ऋतु रसणाम दंता, ऋतु रसणाम दंता, तो यहाँ पर टे वर्ग आ जाता है, यहाँ पर के वर्ग आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है टे वर्ग। ठीक है, जबकि तालु है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तालु कहते हैं चे वर्ग आ जाएगा। ठीक है,
तालु में कौन सा है? च। यानी इचु यसनाम तालव्य, इचु यसनाम तालव्य, याद रख लेना। कंठ का अक्कुह विसर्जन या नाम कंठ है, तालु का इचु यसनाम तालव्य है, और दंता का रीटु रसनाम दंता। ठीक है, सॉरी ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि जो दंता है, दंता का हो जाएगा ते वर्ग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ते वर्ग। इसके लिए समझ आता हूँ, क्योंकि रीटू रेसा नाम होता है मुर्दा दोस्तों, रीटू रेसा नाम मुर्दा होता है, जबकि लरतू रेसा नाम दंता होता है ते वर्ग वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जकारस्य जय का पूछा है, तो जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। तो देखिए 7 प्रश्न ये संस्कृत व्याकरण के थे, और अब संस्कृत शिक्षण विद्युत प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा देनी है, हमारे आसपास क्षेत्र में देनी है शिक्षा, तो उसमें श्रेष्ठ साधन क्या हो जाता है ना? श्रेष्ठ साधन क्या है उसमें दोस्तों? ब्रह्मणम भाषणम पुस्तकीय जन्म या सर्वे। तो देखिए पुस्तकों का केवल अध्ययन करके बताना पर्यावरण शिक्षा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं होगा। केवल भाषण देते हैं कि भाई पर्यावरण में ये है वो है ना, तो इससे भी नहीं होगा। व्याख्यान विधि तो केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, जबकि देखिए सर्वे हट जाएगा ऐसे ही 2 विकल्प हटने पर, तो बच्चा कौन सा? ब्रह्मणम, यानी कि भ्रमण कराओ, उन चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ बालक को। जब प्रत्यक्ष रूप में दिखाओगे तभी बालक उससे श्रेष्ठतम साधन कहेंगे, उससे अच्छा सीखेंगे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है कि संस्कृत शिक्षणमस्य उद्देश्यम अस्ति, कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? संस्कृत साहित्य का ज्ञान कराना। अब देखिए संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य पूछा, तो संस्कृत साहित्य ये तो बाद की चीज़ हो जाती है ना। इस केवल संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य पूछा है, संस्कृत साहित्य नहीं है वो तो। बहुत गहराई में जाना पड़ता है। देवनागरी लिपि का ज्ञान, बस देवनागरी लिपि का ज्ञान करवाने के लिए संस्कृत पढ़ाया जाता है? नहीं, केवल लिपि का थोड़ी ना होता, लिपि तो लेखन से संबंधित है, बाकी कौशल कहाँ गए? तो संस्कृत व्याकरण अभ्यास, अब संस्कृत का व्याकरण अभ्यास करने के लिए संस्कृत शिक्षण पढ़ाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। जबकि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य वो क्या हो जाता है कि भाषा कौशल नाम अभ्यास है, यानी कि जो भाषा के कौशल है ना, कुल 4 कौशल है ना। कौन कौन से हैं? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ठीक है, ये 4 कौशल है दोस्तों। इन चारों कौशलों का जो विकास करना, अभ्यास करना, वो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि अच्छा प्रश्न है, हर्बर्टीय विधेय कति पदानी भवंती, कि जो हर्बर्टीय विधि है इसके पद कितने होते हैं दोस्तों? तो देखिए हर्बर्टीय विधि हर्बर्ट ने दिए थे, और इसके 5 पद बताए है ना। कितने पद बताए दोस्तों? 5 बताए। अब 5 कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। देखिए पहला है प्रस्तावना, पहला है प्रस्तावना, समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बीच में से भी आ सकता है कि ये विशेषता किस सोपान के किस पद की है ना, तो याद रखिए। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित जो होता है बालकों का वो बताया जाता है, पूर्व ज्ञान बता दिया जाता है, वो प्रस्तावना होती है। दूसरा हो जाता है विषय उपस्थापन, विषयोपस्थापन है ना, यानी कि विषयों के उपस्था कर देना, विषय की स्थापना कर देना। विषयों की स्थापना कैसे? जिसमें शैली बताई जाती है, विभिन्न शैलियाँ बताई जाती है, आदर्श वाचन किया जाता है, अनुवाचन करवाया जाता है, अशुद्धि संशोधन, काठिन्य निवारण, ये चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तीसरा हो जाता है दोस्तों तुलना। तीसरा कौन सा हो जाता है? तुलना है ना। अब तुलना किनके बीच? तुलना जो उदाहरण दिए गए उनके बीच, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके है ना, काठिन्य निवारण, ये चीज़ होती थी तुलना में। ठीक है, चौथा कौन सा है दोस्तों? चौथा आ जाता है आपका सामान्यीकरण। कौन सा आ जाता है? सामान्यीकरण, या जिसे कहते हैं नियमीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण या नियमीकरण, यानी सामान्य कर देना, यानी अंत में निष्कर्ष तक पहुंच जाना, और यानी कि नियम बना देना। ठीक है, वो हो जाता है सामान्यीकरण या नियमीकरण भी कहते हैं उसको। और अंत में 5वां होता है इसका पद हर्बर्ट विधि का प्रयोग है ना, यानी कि प्रयोग करना। अब हम जब निष्कर्ष में पहुंच चुके हैं, चौथे सोपान तक हमने नियम बना लिए हैं खुद ने, तो हम 5वें में प्रयोग किया जाता है ना, मूल्यांकन। अब आप कहोगे मूल्यांकन नहीं आया, तो ये मूल्यांकन का ये प्रयोग है ना, यानी मूल्यांकन किया जाता है इसमें कि जो नवीन ज्ञान जो भी हमने अर्जित कर लिया, भाई पहले पूर्व ज्ञान था, अब नवीन ज्ञान सीख लिया ना, इतने पद से हम गुजरे, इतने पदों की प्रक्रिया हमने की है, तो नवीन ज्ञान हमने सफलतापूर्वक अर्जित किया है कि नहीं किया है, उसके लिए है ना मौखिक या लिखित कार्य शिक्षक देता है, छात्र करता है, वो प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हर्बर्ट विधि के 5 सोपान। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित शिक्षण सूत्र क्या है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित शिक्षण सूत्र, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूछा है। ठीक है, सरलात जटिलम प्रति, सरल से जटिल इन्होंने यह नहीं बताया। ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, इन्होंने ज्ञात से ज्ञात भी नहीं बताया, तो न को कोई भी नहीं हट जाएगा। बच्चा कौन सा, पूर्णाद अंशम प्रति, यानी पूर्ण से अंश की ओर। बिल्कुल, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, यानी समग्र से पूर्ण की ओर, समग्र से सॉरी अंश की ओर। समग्र क्या होता है, समग्र यानी पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, यही बताया था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने ना। किसी भी समस्या को हम पहले पूर्ण रूप में देखते हैं, फिर उसके अंश रूप में देखते हैं, तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने बताया। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है कि कस्य मतानुसारे अभिरुचि सक्रिय रूपे विन्यासम अस्ति, कि किसके मत अनुसार जो अभिरुचि है वो सक्रिय रूप में विन्यासित होती है, सक्रिय रूप में सज्जित हुई होती है ना। ये किसने कहा, मैकडूगल महोदय ने कहा, नहीं कहा भाई, ये विंस महोदय ने भी नहीं कहा, और वाटसन महोदय ने भी ये कथन नहीं कहा। ये कथन पूछा गया है, परिभाषा पूछी है, तो कभी कभार इससे एक दो प्रश्न भी पूछ लेते हैं, है ना। तो याद रखना, ये जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा था कि जो अभिरुचि है वो उन सक्रिय रूप में विन्यासित होती है। किसने कहा, ड्रेवर महोदय ने कहा। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया है हमने। क्या है ये प्रश्न, देखिए कि मारिया मांटेसरी मत है। देखिए प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखिए सीधा सा सबको आता है कि भाषा कौशल कौन से, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे वहाँ पे, तो आपको भाषा कौशल तो आपको पता है कौन से होंगे ना। यहाँ पूछा है कि मारिया मांटेसरी मत, उनके मत के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम क्या है। देखिए केवल एक मैडम मारिया मोंटेसरी जो इटली की थी, जिन्होंने शास्त्रीय विधि मांटेसरी विधि दी लेखन के ना, एक यही थी जिसने क्या किया, जिसने बताया कि श्रवणम ठीक है, भाषणम ठीक है, लेकिन ये पठन है वो यहाँ आ जाएगा, लेखन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनका क्रम चेंज कर दिया इन्होंने, जो तीसरे है और चौथे है उन भाषा को, इनका क्रम चेंज कर दिया ना। बाकी सब कोई भी मनोविज्ञान के अनुसार पूछे, कि फ्रोबेल के अनुसार पूछे या किसी भी ड्राइवर के अनुसार पूछे आपको, तो वहाँ पे आपको कौन सा करना है, वहाँ ये करना है विकल्प नंबर 3 कि श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, है ना। ये क्या है, ये भाषा को फ्लो क्रम है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लेकिन इन्होंने बताया कि पहले लिखना आएगा, इसको इधर भेज दिया, बाद में पढ़ना आएगा, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, बाकी ये दो हट जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न याद रखना है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो 13 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर कि अधिगम परिस्थिति ही निर्माणम कुरुतः आधार है भवति। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग और बताइए इसका उत्तर कि जो अधिगम परिस्थिति होती है, जब शिक्षण प्रक्रिया होती है, अधिगम परिस्थिति उसका निर्माण है किस आधार पर होता है ना। अधिगम परिस्थिति किस आधार पर बनाते हैं, उद्देश्य है, मूल्यांकन है, सहायक सामग्री या शिक्षण विधि, किस पे बनाते हैं। तो देखिए अधिगम परिस्थिति का निर्माण देखिए बनता है भाई उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य हमने तय कर लिया भाई, उद्देश्य क्या होता है कि भाई ये हमें उद्देश्य प्राप्त करना है ना, लेकिन उसके आधार पर अधिगम परिस्थिति निर्मित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हट जाएगा। हाँ, उद्देश्य में ऐसा हो जाता है, पर उद्देश्य में क्या होता है कि मतलब हमें ये कार्य करने, अधिगम परिस्थिति तो हम खुद बनाएंगे, उद्देश्य से नहीं बनती। ठीक है, अब मूल्यांकन, ये तो जब अधिगम परिस्थिति बनेगी और अधिगम की प्रक्रिया चलेगी तो अंत में आएगा मूल्यांकन, है ना, ये भी नहीं होगा। और देखिए जो सहायक सामग्री है उससे तो जो अधिगम की अगर प्रक्रिया कहते हैं, यहाँ पे अधिगम की जो प्रक्रिया कहते हैं, है ना, वो प्रक्रिया अगर पूछते तो वहाँ पे सहायक सामग्री होती, क्योंकि जो अधिगम प्रक्रिया उसको सफल बनाने के लिए सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं। जबकि जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि ऐसी लाए कि जिससे सीखने की परिस्थिति बने, सीखने का वातावरण निर्मित हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि सलाका परीक्षा भवती। प्रश्न संख्या 15 है कि सलाह का परीक्षा है क्या है। प्रश्नांतर्गता, कि सलाह का परीक्षा में प्रश्नों की है कि या विधि, ये जो भी परीक्षण है या विधि प्रश्नों की। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्नों की बजाय ज़्यादातर मोस्ट रहती है मौखिक अंतर्गता ना, यानी लिखित नहीं आएगी। तो ये प्रश्न और लिखित उभयांतर्गता, ये ऊपर वाले दोनों भी हट जाएंगे, तो विकल्प बचा है मौखिक अंतर्गता। यानी कि इसमें मौखिक रूप से शिक्षक प्रश्न पूछता है। सलाका का अर्थ होता है सोने की छड़ी, सोने की पतली छड़ी, ये होता है
सलाका का अर्थ सोने की पतली छड़ी है ना, सोने की पतली छड़ी, या मान लीजिए सोने की नहीं रहती है तो फिर जो छोटी सी एक लकड़ी होती है ना, उसको क्या है कि किताब में रख लेते हैं। अब जब भी शिक्षक उसको खोलेगा, जहाँ भी वो मिलेगी वहाँ से उठा के सीधा प्रश्न मौखिक रूप से पूछ लिया तो मौखिक रूप से बालकों को उत्तर देना होता है। इस प्रकार ये सलाका परीक्षा कहलाती है। तो आपके प्रश्न संख्या 15 में इस प्रकार विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत व्याकरण प्लस शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।